हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा फर्स्ट पार्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे सामाजिक अध्ययन क्लास 10 का सेकेंड पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट में जो है आपका, या चैप्टर 2 जो है, ये है आपका भारत में राष्ट्रवाद। इसको दोबारा से मैंने डिवाइड किया है आपके 3 पार्ट्स में। जैसे हमने पहले वाला डिवाइड किया था, बिल्कुल वैसे ही इसको हमने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कौन कौन से आपके टॉपिक रहेंगे, प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद का जो भारतीय जनजीवन था उस पर क्या प्रभाव पड़ा प्रथम विश्व युद्ध का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। देन सत्याग्रह क्या है, क्या आशय है उसका, उसके क्या इफेक्ट्स हुए। सत्याग्रह आंदोलन जिसमें चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन, जो गांधी के बहुत इंपॉर्टेंट गांधी जी के आंदोलन है, इनके बारे में बात करेंगे। फिर सत्याग्रह की क्या आज भी कोई प्रासंगिकता है या फिर नहीं है। रॉलेट एक्ट क्या था एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, कैसे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। फिर खिलाफत आंदोलन क्या है और फिर असहयोग आंदोलन क्या है, कब आया, कैसे आया, इन सारी चीजों पर हम बातचीत करेंगे। तो शुरू करें। भारत में राष्ट्रवाद आपके टॉपिक है, चैप्टर का टॉपिक है आपका, उसका शीर्षक है भारत में राष्ट्रवाद। हमने अभी तक ये देखा कि यूरोप में किस तरीके से राष्ट्रवाद आया। राष्ट्रवाद यानी ऐसी विचारधारा कि ऐसा एक हम देश बनाए, ऐसा हम एक राष्ट्र बनाए, ऐसा शासन होना चाहिए जहां पर सबको स्वतंत्रता हो, सबको न्याय मिले, ऐसा हमें एक शासन बनाना है, ऐसा हमें एक राष्ट्र बनाना है। तो सेम भारत में भी राष्ट्रवाद आया और उसके पीछे कारण थे जो भी आपके उपनिवेशवाद थे। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, हमें अपनी कॉलोनी बना लिया, भारत को अपनी कॉलोनी बनाया, उपनिवेश बना लिया और हम पर शासन करने लगे। शासन जब वो करते थे तो हमारे लिए कुछ भी, भारत के लिए कुछ भी भले का काम नहीं करते थे। हमारे यहाँ से जितने भी संसाधन थे उन सबको लेकर के ब्रिटेन में अपना पैसा बढ़ा रहे थे, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो या सामाजिक दृष्टि से हो या किसी भी दृष्टि से हो। हम लोगों की भलाई के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे थे। तो जब कोई भी काम नहीं कर रहा था उनका शासन हम लोगों की भलाई के लिए, तो फिर क्या होगा, विद्रोह होगा, असंतुष्टि जन्म लेगी, असंतुष्टि के बाद विद्रोह होगा। और जब विद्रोह करेगी भारत की जनता, तब भारत में स्थापित होगा राष्ट्रवाद। तो वही पूरा इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कैसे भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो आगे की तरफ बढ़ा और भारत के राष्ट्रवाद को बनाने में या भारत के राष्ट्रवाद को स्थापित करने में उसने क्या भूमिका अदा की। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला विश्व युद्ध जो था और खिलाफत और असहयोग, ये 3 हमें टॉपिक दिखते हैं। तो जो पहला विश्व युद्ध हुआ, कब हुआ, 1914 से 1918 के बीच में हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत, क्योंकि ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी था, ब्रिटिशर्स का एक उपनिवेश था, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो भारत में बदल गई। क्योंकि ब्रिटेन किस में पार्ट कर रहा था, प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्ट कर रहा था। तो भारत में राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ और आर्थिक संकट भी उत्पन्न हुआ। रक्षा बजट बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ा, डिफेंस के लिए जो पैसा जाता था वो बहुत बढ़ाना पड़ा। अब जब रक्षा बजट बढ़ाएगी ब्रिटेन गवर्नमेंट, ब्रिटेन की जो सरकार है या ब्रिटेन जो हम पर आधिपत्य किए हुए है, हम पर जो शासन कर रहा है, अगर वो रक्षा बजट बढ़ाएगी तो किससे वसूलेगी? डेफिनेट सी बात है, भारत की जनता से। और जनता से कैसे वसूलेगी? करों में वृद्धि करके। करों में बहुत ज्यादा वृद्धि कर दी गई, चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई। तो जब चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी, सस्ती नहीं रहेंगी, लोग खरीद नहीं पाएंगे, चीजें महंगी हो जाएंगी, तो उनके मन में क्या जन्म लेगा? असंतोष। प्रभावित होंगे और वो किसका विरोध करेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करेंगे। साथ ही साथ फसलें खराब हो गई। एक तरफ किसानों से बहुत ज्यादा कर वसूला जा रहा था, दूसरी तरफ किसानों की फसल खराब हो रही थी बेकार मौसम की वजह से। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उसका कोई भी ध्यान नहीं दे रही थी और जोर तरीके से शोषण करके करों का वसूल कर रही थी। खाद्य पदार्थों की कमी हो गई। अब जब फसल खराब होगी तो खाद्य पदार्थों की कमी हो जाएगी, भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। फ्लू की बीमारी फैली, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसके लिए कोई भी काम नहीं किया, लोगों को इलाज नहीं उपलब्ध करवाया, तो विरोध उत्पन्न हुआ। 1921 की जनगणना में अगर हम देखें तो भोजन सामग्री की कमी की वजह से और महामारी की वजह से 120 से 130 लोग लगभग मर गए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये सारी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई भारत के अंदर, जिसकी वजह से भारत में विद्रोह जन्म लेता है। उपनिवेशी सरकार के अगेंस्ट, उपनिवेशी सरकार के खिलाफ एक विद्रोह जन्म लेता है। और यही विद्रोह कैसे शांत होगा? जब हमारे यहाँ राष्ट्रवाद स्थापित हो जाएगा। और इसी विद्रोह को संघर्ष में परिवर्तित करने के लिए आंदोलन चलाया। और आंदोलन किसने चलाया? गांधी जी ने। गांधी जी आए और उन्होंने कहा कि समाज की स्थिति बहुत खराब है, ब्रिटिश जो हमारी सरकार है, ब्रिटिश सरकार बहुत बुरी तरीके से लोगों का शोषण कर रही है, ज्यादा कर ले रही है। उनको खाने के लिए
सामान नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, तो क्या करना चाहिए? आंदोलन करना चाहिए। बट कैसा आंदोलन करना चाहिए? सत्याग्रह करना चाहिए। सत्याग्रह का मतलब क्या है कि भाई हम सत्य का आग्रह करेंगे, सत्य उनको बताएंगे और उसके बाद हम कहेंगे कि ये सारी चीजें आप ठीक करिए। गांधी जी के हिसाब से अगर आपका सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्याग्रह का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से आग्रह करेंगे, उसके सामने विनती करेंगे, आप उसे सत्य दिखाएंगे, सच दिखाएंगे और फिर कहेंगे कि इन चीजों को सही करिए। वो कहते हैं कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो फिर आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है और शारीरिक बल की भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जो आपका उत्पीड़न करता है, जो आपको परेशान कर रहा है, उससे लड़ जाओ, उससे भिड़ जाओ, लेकिन आप शारीरिक बल का इस्तेमाल ना करें। शारीरिक बल के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आप उसे अपना सच दिखाइए। अगर आपका सच सही है, आप सही में सच्चे हैं, तो फिर आपको उससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है और किसी भी शारीरिक बल के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। विजय आपकी ही होगी और यही कॉन्सेप्ट है सत्याग्रह का। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सत्य अगर है तो अहिंसा का मार्ग अपनाओ, आपको हिंसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सत्य के मार्ग पर चलकर ही आप बड़े से बड़े जो उत्पीड़न करता है उनको खत्म कर सकते हैं और अपने लिए अच्छा रास्ता बना सकते हैं, ऐसा कहते थे गांधी जी। ठीक है, तो ये है उनका सत्याग्रह। अब जो सत्याग्रह पे महात्मा गांधी के विचार वही जो मैंने आपको बताया कि सत्याग्रह करने वाला व्यक्ति अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता। कष्ट पहुंचाने की जरूरत नहीं है, आप उसे बस सच बोल दो कि आप मुझे परेशान कर रहे हो, आपकी इस बात से मुझे दिक्कत हो रही है, आपकी इस बात से समस्या हो रही है। अगर आप सही हैं और सच में ऐसा है कि उसकी चीज से आपको दिक्कत हो रही होगी तो वो भी समझेगा, वो भी इस बात को मानेगा और खुद ही अपने आप में परिवर्तन लेकर के आएगा। ठीक है, अब इसी के लिए, इसी फिलॉसफी को फॉलो करते हुए गांधी जी लेकर के आए सत्याग्रह आंदोलन। और जब वो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे 1915 में, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटते हैं, 9 जनवरी 1915 को लौटे और उसी दिन को हम मनाते हैं इसीलिए प्रवासी दिवस। लौटे तो उसके बाद उन्होंने 3 सत्याग्रही आंदोलन किए, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है बिहार का चंपारण आंदोलन, गुजरात का खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद का आंदोलन या अहमदाबाद में सत्याग्रह। तो सबसे पहले गांधी जी जब लौटते हैं दक्षिण अफ्रीका से तो उनके पास में बिहार के कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि गांधी जी ऐसे ऐसे जो बिहार में 3 कटिया सिस्टम चल रहा है। क्या चल रहा है? 3 कटिया सिस्टम। 3 कटिया सिस्टम मतलब बिहार के जो किसान हैं उन्हें क्या करना पड़ता है? 3 कटिया सिस्टम चल रहा है, वहां पर नील की खेती करते हैं और नील की खेती करने के बाद में 3/11 यानी 11 में से 3 हिस्सा जो होता है वो उन्हें मिलता है। बाकी का सारा कौन रख लेता है? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो रख लेती है, ऐसा ब्रिटिश ने कहा था। लेकिन अब उन्हें नहीं मिल पा रहा है, उन्हें पैसा कम मिल रहा है, इसीलिए उन्होंने क्या कहा गांधी जी से कि हमें इसमें ज्यादा पैसे दिलवाइए और ये हमारे साथ गलत हो रहा है। तो फिर बिहार के चंपारण में पहुंचे गांधी जी 1917 में और बिहार के चंपारण का दौरा किया और वहां के किसानों को दमनकारी जो बागान व्यवस्था थी उसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि तुम कुछ मत करो, आप लोग कुछ मत करिए। अगर आपकी बात सही है, अगर आपकी बात सही है कि आप नील की खेती करते हैं, आपकी खेती खराब हो जाती है, आपकी सारी लैंड खराब हो जाती है, आपकी सारी भूमि खराब हो जाती है, अगर ये बात सही है तो इसके लिए धरना दीजिए, इसके लिए शांति मार्च करिए और शांतिपूर्ण तरीके से अपना सत्य उनको बताइए। जो भी उत्पीड़क है, जो भी आप पर उत्पीड़न कर रहा है, आपका शोषण कर रहा है, वो इस बात को समझेगा, इस बात को देखेगा। अगर आपका सत्य उसे दिखाई देगा तो फिर वो आपके लिए सही निर्णय लेगा। और ऐसा हुआ और चंपारण में 3 कटिया सिस्टम को खत्म कर दिया गया। ठीक, तो गांधी जी की यहाँ पर विजय हुई। देन आता है गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1918 में क्या हुआ? गुजरात के खेड़ा में गांधी जी पहुंचे और वहां पर किसानों को प्लेग की महामारी फैली थी तो वो लगान नहीं चुका पा रहे थे। प्लेग की महामारी फैली, वो अपने किसान जो है अपने खेतों पे काम नहीं कर सके महामारी की वजह से। प्लेग एक बीमारी होती है जो चूहे की वजह से फैलती है, तो वो अपने खेतों पर काम नहीं कर पा रहे थे। उनके जो
घर में जो कमाने वाले थे उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से उनके पास में पैसे नहीं थे देने के लिए। तो गांधी जी ने कहा कि आपसे वो लोग फिर भी पैसा वसूल रहे हैं, आप सत्य तरीके से उन्हें बताइए, धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए, शांतिपूर्ण तरीके से उनसे बात करिए, तो फिर वो क्या करेंगे, आपको ये कर कुछ समय बाद चुकाने के लिए कहेंगे या फिर ये कर आपका माफ भी कर देंगे। और गांधी जी ने जब ऐसी सलाह किसानों को दी तो वहां पर उनका कर माफ हो गया। नाउ नेक्स्ट आता है अहमदाबाद में सत्याग्रह। तीसरा गांधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह किया, सत्य का आग्रह किया। और वहां पे उन्होंने क्या हो रहा था कि 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़ों के कारखाने थे और मजदूरों के हितों के लिए यहाँ पे दरअसल हुआ ये था कि इन लोगों से भी ज्यादा पैसा मांगा जा रहा था और इनकी नौकरियां चली गई थी। बहुत सारे मजदूर मिलों की मिल के मजदूर थे उनकी, अहमदाबाद के अंदर सूती वस्त्र का कारखाना था, बहुत सारी उनकी नौकरियां चली गई थी। तो अब वो कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करें, तो इसके लिए फिर उन्होंने मिल मालिकों से बात की, पर पहले मिल मालिक नहीं माने, पर फिर गांधी जी का सत्याग्रह जब इन लोगों ने अपनाया तो फिर मिल मालिक मान गए। तो ये तीनों आंदोलन गांधी जी को विजय दिलाते हैं, गांधी जी के सत्याग्रह की विजय कराते हैं कि सत्य का आग्रह अगर किसी से भी करें और आप सच्चे हैं तो फिर जीत आपकी होगी, निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी। और अगर अब हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास में बात आती है, तो क्या भाई आज भी सत्याग्रह प्रासंगिक है? बिल्कुल प्रासंगिक है। आज भी अगर हम देखें तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर हमें धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है। अभी भी अगर हमें सरकार की कोई चीज पसंद नहीं आती तो हम क्या करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, मार्च पास करते हैं। तो ये गांधी की नीति है और फिर सरकार हमें मानती भी है। जैसे किसानों का आंदोलन अभी हाल ही में चल रहा था और किसानों ने क्या किया, शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं, उसके बाद सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। दूसरी बात, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए मार्टिन लूथर किंग ने भी, अमेरिका के अंदर जो मार्टिन लूथर किंग हैं उन्होंने भी, जिन्हें अमेरिकन गांधी भी कहते हैं, उन्होंने यहाँ पर नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया और उन्होंने भी सत्याग्रह का ही सहारा लिया। और दक्षिण अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला ने भी रंग भेद जो नीति, दक्षिण अफ्रीका के लोग अलग दिखते थे और जो दूसरे लोग थे वहां पर रहने वाले वो फेयर दिखते थे, इनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क था, तो वहां पर रंग भेद की नीति थी, इन लोगों के साथ में बुरा व्यवहार किया जाता था। इस नीति का उन्होंने विरोध किया और विरोध के लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया वो था सत्याग्रह। और उसके बाद जब उन्होंने ये तरीका अपनाया सत्याग्रह का तो वहां के शासन को ये बात माननी पड़ी और वहां से रंग भेद जो था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आज भी सत्याग्रह जो है वो प्रासंगिक है। सत्याग्रह कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कहना कि भाई अगर हम सच्चे हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे करके, प्रदर्शन करके अपनी बात सामने वाले के समक्ष रखिए और अगर आप बिल्कुल सही हैं तो एक ना एक दिन वो आपकी बात अवश्य मानेगा। बस निरंतर प्रयास करते रहिए, आपको शारीरिक बल कहीं भी अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आता है रॉलेट एक्ट। अब देखिए रॉलेट एक्ट बेसिकली क्या था, रॉलेट एक्ट से ही जुड़ा हुआ फिर हम शुरू करेंगे कि रॉलेट एक्ट का विरोध होता है और जलियांवाला बाग कांड होता है। अगर हम अंग्रेजों की बात करते हैं तो भारत में विद्रोह स्टार्ट हो गया था अंग्रेजों के विरुद्ध। अंग्रेजों की नीति भारत में पसंद नहीं करी जा रही थी और अंग्रेज के विरुद्ध भारतीय क्या चाहते थे कि हमें स्वतंत्रता मिल जाए, इनसे हमें मुक्ति मिल जाए। इसी बीच अंग्रेज क्या लेकर के आ गए, एक एक्ट लेकर के आ गए, एक नियम लेकर के आ गए जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। इस नियम में ये कहा गया कि जो भी विद्रोह कर रहा है किसी भी बिना पूर्व सूचना के उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। किसी को भी कर सकते हैं, कहीं पर भी अगर कोई बातचीत कर रहा है तो भी उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि अंग्रेजों को ये डर था कि अगर हम इस तरीके से भारतीयों को ट्रीट नहीं करेंगे या इस तरीके से भारतीयों को हम विद्रोह के लिए उनके विद्रोह का दमन नहीं करेंगे तो ये हमारी सरकार को, हमारे शासन को उखाड़ फेंकेंगे। तो वो क्या लेकर के आए, रॉलेट एक्ट लेकर के आए जिसमें किसी भी राजनीतिक कैदी पर बिना मुकदमा चलाए ही जेल में रखा जा सकता था और उसे क्या कर सकते हैं, हम कभी भी अरेस्ट कर सकते थे। तो इसका विद्रोह हुआ, इसके लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, इसके लिए जो पूरे जितने भी आंदोलनकर्ता भारत में काम कर रहे थे, राष्ट्रवाद के लिए जो लड़ रहे थे, उन्होंने विद्रोह किया। ये था आपका रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट के बाद
क्या हुआ कि इस तरीके की घोषणा कर दी गई कि भाई कहीं भी 4 लोग 5 लोग इकट्ठे नहीं होंगे, मार्शल लॉ लगा दिया सरकार ने और कहा, इसे हम कहते हैं मार्शल लॉ, कि 4 से 5 लोग कहीं भी इकट्ठे नहीं होंगे, उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, बातचीत नहीं करेंगे, कोई हथियार नहीं रखेंगे, इसे हम कहते हैं मार्शल लॉ। मार्शल लॉ लगा दिया गया देश के अंदर। लेकिन एक घटना हमें मिलती है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। अब जलियांवाला बाग जो था 13 अप्रैल को बहुत सारे लोग, पंजाब के अंदर ये जलियांवाला बाग था, एक बाग था, जैसे बगीचा हमारा होता है वैसे ही एक बगीचा था। वहां पे बहुत बड़ा बैसाखी का मेला लगा था, दूर दराज से लोग वहां पर आए थे बैसाखी के मेले के लिए। कुछ लोग वहां पर ऐसे भी आए थे जो रॉलेट एक्ट को लेकर के विद्रोह प्रदर्शन करना चाहते थे और आपस में बातचीत करना चाहते थे, एक योजना बनाना चाहते थे कि कैसे हम रॉलेट एक्ट का विरोध करें जिससे कि ये रॉलेट एक्ट समाप्त हो जाए और ब्रिटिश सरकार इसे वापस ले ले। अब इसकी मंशा से वो लोग जाकर के वहां पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, मेला भी लगा हुआ है, मेले में भी कई परिवार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो घूमने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं। इतने में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स की तरफ से जनरल डायर को ये कमान दी जाती है कि हमने जो मार्शल लॉ लगाया है जिसके हिसाब से कोई भी 4-5 व्यक्ति एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, गैदरिंग इज नॉट अलाउड, गैदरिंग को अलाउड नहीं किया जाएगा, तो जाकर के देखें कहीं ऐसी गैदरिंग तो नहीं हो रही है। तो डायर पहुंचता है जलियांवाला बाग में और वहां पर देखता है, अरे यहाँ पर तो बहुत बड़ी गैदरिंग हो रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पर तो इकट्ठा हैं, जबकि वो लोग मेले के लिए इकट्ठा हुए थे और उन्हें इस बात का अंदेशा बिल्कुल नहीं था कि सरकार ने ऐसा कोई मार्शल लॉ लगाया हुआ है। क्योंकि तब टीवी तो थी नहीं, रेडियो था, प्रचार कैसे हो, कैसे पता चले, तो दूर दराज के इलाकों में ये खबर नहीं पहुंच पाई थी। और जलियांवाला बाग जो है वो बहुत दूर के इलाके में था, बहुत शहर से उसकी कनेक्टिविटी बहुत दूर थी, बहुत पास में नहीं था। तो वहां पे लोगों को नहीं पता चला कि सरकार ने कुछ ऐसा मार्शल लॉ वगैरह लगाया हुआ है। वो लोग मजे से अपने जलियांवाला बाग के अंदर अपने मेले को एंजॉय कर रहे थे और कुछ लोग इस बात की पॉलिसी भी बना रहे थे, नीति भी बना रहे थे कि भाई कैसे रॉलेट एक्ट का विरोध किया जाए। इतने में डायर आया, उसने सारे गेट्स जो जलियांवाला बाग के हैं उन्हें सबको बंद करवा दिया, सब तरफ से वो बंद था। और बंद करवाने के बाद में उन लोगों को सजा देने के लिए गोलियां चलवाना स्टार्ट कर दिया। तो उस कांड में, इस गोली वाले कांड में, जलियांवाला बाग कांड में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई और इसी को हम बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब इसका फिर से विरोध हुआ, भाई इतने सारे भारतीय अगर मर जाएंगे, हमारे साथ वाले इतने सारे लोग, अगर कोई सरकार उसे मार देगी, कोई उन सरकार का अगर बंदा उसे मार देगा, तो जाहिर सी बात है कि विद्रोह तो होगा ही होगा। सो विद्रोह हुआ और इसे सरकार का दमन चक्र कहा गया और आंदोलन वापस लेने की भी बात कही गई कि भाई अब हम क्या करेंगे, एक आंदोलन चलाएंगे और फिर बाद में सरकार जब उसे दबाती है तो फिर आंदोलन को वापस भी लिया जाता है। तो रॉलेट एक्ट का विद्रोह होता है। रॉलेट एक्ट के विद्रोह के लिए जलियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बातचीत होती है, सब कुछ होता है। डायर आता है, डायर क्या करता है, फायरिंग कर देता है, ओपन फायरिंग, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद में ये घटना बिल्कुल नहीं पसंद की जाती, विरोध किया जाता है इसका। लेकिन उसके बाद अब क्या होगा, आंदोलन और चलेगा, आंदोलन राष्ट्रवाद के लिए हमारे यहाँ पर और चलेगा। और एक घटना होती है खिलाफत आंदोलन। ठीक, अब जो ये खिलाफत आंदोलन था और असहयोग आंदोलन था, ये शुरू करने का निर्णय लिया गया कि भाई खिलाफत, एक तो 2 आंदोलन चलाने की बात कही गई, एक तो असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और दूसरा खिलाफत आंदोलन। अब ये क्यों चलाना था, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। अब इसलिए हमें क्या करना है कि ब्रिटिशर्स का हमें क्या करना है, विद्रोह करना है, उनका विरोध करना है। अब इनके विरोध करने के लिए गांधी जी ने कहा कि हम आंदोलन चलाएंगे जिसका नाम होगा असहयोग आंदोलन। क्योंकि गांधी जी जानते थे कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर, गांधी जी क्या जानते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे यहाँ पर तभी सक्सेसफुली, तभी सही रूप से राज कर सकते हैं अगर हम उनका साथ दें। अगर हम उनका सहयोग नहीं देंगे तो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर लंबे समय तक राज नहीं कर सकते। और गांधी जी की इसी भावना से उन्होंने शुरू किया सहयोग आंदोलन कि हम ब्रिटिश सरकार का किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करेंगे। जब हम उनका सहयोग नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी ही परेशान होकर के ब्रिटिशर्स वापस चले जाएंगे, ब्रिटिश सरकार वापस चली जाएगी और हमारा उपनिवेश जो वाद चल रहा है या उपनिवेश जो हम बने हुए हैं वो खत्म हो जाएगा और हम फ्री हो जाएंगे, हमारे यहाँ राष्ट्रवाद लागू हो जाएगा, आ जाएगा। तो गांधी जी के इसी
योजना से या इसी भाव से, उनकी इसी नीति से हमारे यहाँ पर आता है असहयोग आंदोलन। और असहयोग ही इसीलिए लेकर आए। एक सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कि भाई असहयोग ही गांधी जी ने क्यों किया, असहयोग आंदोलन ही क्यों लेकर के आए गांधी जी अपने यहाँ पर ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने के लिए। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन इसलिए लेकर के आए क्योंकि वो उनका ऐसा कहना था कि अगर हम ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको सहयोग नहीं करेंगे, तो वो ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते। हमारे सपोर्ट की वजह से ही वो यहाँ पर टिके हुए हैं। अगर हम उनको सहयोग करना बंद कर देंगे तो वो बाहर चले जाएंगे, निकल जाएंगे, और इसीलिए असहयोग आंदोलन चलाना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या थी, आंदोलन इतना बड़ा होना चाहिए कि सारी जनता उसमें एक साथ जुड़ी हुई हो। जितनी बड़ी जनता होगी आंदोलन में, आंदोलन का प्रभाव उतना अधिक होगा और ब्रिटिश सरकार उतना ही ज्यादा परेशान होगी और जल्दी यहाँ से चली जाएगी। लेकिन भारत में उस समय स्थिति ऐसी थी कि हिंदू अलग थे और मुस्लिम्स अलग थे। मुस्लिम के अपने अलग कारण थे जिसकी वजह से वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स बाहर चले जाएं, और हिंदुओं के अपने अलग कारण थे जिसकी वजह से वो चाहते थे ब्रिटिशर्स अलग चले जाएं। अब इन सबके कारणों को एक साथ मिलाना था, तभी जाकर के एक बहुत बड़ी संख्या में जनता इकट्ठी होगी और आंदोलन बड़ा बनेगा। तो गांधी जी ने कहा कि मुस्लिम्स को अपने साथ में मिलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट करना चाहिए। खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट करना चाहिए हमें मुस्लिम्स को अपने साथ मिलाने के लिए। और जब मुस्लिम का खिलाफत आंदोलन और हमारा असहयोग आंदोलन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस का, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब असहयोग आंदोलन और मुस्लिम लीग का खिलाफत आंदोलन दोनों साथ में मिल जाएंगे तो बड़ा आंदोलन हो सकेगा, और इस बड़े आंदोलन के फलस्वरूप ब्रिटिशर्स जल्दी यहाँ से बाहर चले जाएंगे। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करना शुरू किया। और जो खिलाफत आंदोलन था बेसिकली वो मुस्लिम लीग चला रही थी। क्यों चला रही थी, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, हमने लास्ट उसमें देखा था, प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन एम्पायर था जो मुस्लिम शासकों द्वारा चलाया जा रहा था। इवन मुस्लिम जो गुरु थे, खलीफा, उनके द्वारा चलाया जा रहा था। और प्रथम विश्व युद्ध में उस एम्पायर को खत्म कर दिया गया था। और ऐसा कहा जा रहा था कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन क्या करेगा, खलीफा की शक्तियों को खत्म कर देगा। तो इस बात से जो मुस्लिम्स थे वो बहुत नाराज थे, उनमें बहुत रोष था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। यही गुस्सा उनका असहयोग आंदोलन के साथ में मिल जाता है और असहयोग आंदोलन बड़ा बन जाता है। खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों एक साथ आ जाते हैं तो असहयोग आंदोलन बहुत बड़ा हो जाता है और ब्रिटिशर्स के जाने के लिए काफी अच्छा विद्रोह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है आपका असहयोग ही क्यों। असहयोग इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे, 1909 में उन्होंने अपनी किताब में, गांधी जी की रचना है हिंद स्वराज, कभी कभी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, उनकी एक किताब है हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्रिटिशर्स का अगर सहयोग नहीं करेंगे तो हमें स्वराज बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक, अब इसकी स्वीकृति कहाँ पे मिली, नागपुर अधिवेशन में। कांग्रेस का एक नागपुर में जाकर के सेशन हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनती है 1885 में, उसका नागपुर में एक सेशन होता है। वहां पे जाकर के ये बात कही जाती है कि हम ऐसे ऐसे एक असहयोग आंदोलन चलाएंगे और असहयोग आंदोलन चला करके खिलाफत को उसके साथ मिला करके हम क्या करेंगे, एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे और बड़े आंदोलन के चलने से ब्रिटिशर्स जो हैं हमें छोड़ करके चले जाएंगे, हमारे यहाँ पर राष्ट्रवाद स्थापित हो जाएगा। अब अगर हम बात करें आंदोलन जो चल रहा था असहयोग आंदोलन, उसके अलग अंदर बहुत कई तरीके की धाराएं थी। कुछ लोग अलग जा रहे थे, कुछ अलग सोच रहे थे, कोई कुछ अलग सोच रहा था, सब में एक मत्ता नहीं थी। जैसे असहयोग आंदोलन का शुरू हुआ नवंबर 1919 में, खिलाफत सम्मेलन में गांधी जी को विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया और कमेटी बनाई गई, ये सब कुछ किया गया। नागपुर में ये हुआ कि भाई सब एक साथ मिलकर के क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन को चलाएंगे। अब लेकिन खिलाफत पार्टी की तरफ से 1 अगस्त 1920 को आंदोलन की शुरुआत कर दी गई और बाल गंगाधर तिलक की इसी दिन मृत्यु हो गई और पूरे देश में शोक छा गया, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर हम देखें तो सभी बहुत दुखी थे। अब आता है कि जो असहयोग आंदोलन चल रहा था
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था शहरों में, उसका हमें क्या देखने को मिल रहा, किसने इसे सपोर्ट किया, किसने नहीं किया। तो शहरों में आंदोलन की शुरुआत मध्य वर्ग से हुई। मध्यम वर्ग जो था बहुत पीड़ित था, ब्रिटिशर्स से बहुत परेशान था। हमेशा मैंने आपको बताया कि जो मिडिल क्लास होता है वो परेशान होता है, वही जनरली आंदोलन करता है, क्योंकि वो लोअर में जा नहीं सकता और अपर तक जाने की उसकी चाहत होती है। तो जो वो आगे बढ़ना चाहता है, अपर तक जाना चाहता है, तो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ता है, और जब लड़ता है तो विद्रोह करता है ना। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग, आर्थिक मोर्चे पर उन्होंने कहा कि हम असहयोग करेंगे। हम क्या करेंगे, हम टैक्स नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, हम विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करेंगे। असहयोग ही तो करना था। तो हर मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर भी, सामाजिक मोर्चे पर भी, इवन उन लोगों ने जो स्कूल्स खोले हुए हैं, जो अस्पताल खोले हुए हैं, हम उनमें नहीं जाएंगे, अपना ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, उनके स्कूल्स कॉलेजेस में हमारे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, ये था असहयोग। तो आर्थिक मोर्चे पर इसी तरीके से किया। और उन्होंने क्या किया, स्थान स्थान पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई। उससे क्या हुआ, 1921 से 22 के मध्य विदेशी कपड़ों का जो आयात था, जो ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटेन अपना कपड़ा वहां बना करके हमारे यहाँ पर भेज रहा था, हमें बेच रहा था, वो आयात कम हो गया। तो आर्थिक मोर्चे पर हमने इस तरीके से असहयोग किया। असहयोग आंदोलन की गति धीमी हो गई, लेकिन थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन की जो गति थी वो धीमी हो जाती है। लोग परेशान होने लगते हैं, धीरे धीरे धीमा होने लगता है, और उसका कारण था खादी का कपड़ा। मिलों में विशाल स्तर पर निर्मित होने वाले कपड़े की तुलना में अधिक महंगा था। हमने ब्रिटिशर्स को कपड़ा पहनने से मना तो कर दिया, उनकी होली तो जला दी, लेकिन हमारे पास जो खादी का कपड़ा था जो हम पहनते थे वो बहुत महंगा था। तो हमें कपड़ा तो चाहिए था, भारत की जनता को कपड़ा तो चाहिए था। तो एक कारण ये था कि थोड़े समय के लिए तो उन्होंने कहा कि भाई हम बहिष्कार करते हैं, फिर वो महंगा कपड़ा लेना उनके लिए पॉसिबल नहीं था, तो फिर उन्होंने बहिष्कार करना खत्म कर दिया। निर्धन लोग नहीं पहन सकते थे, एक कारण ये था। सरकारी विद्यालयों में वापस लौटने लगे। पहले तो भाई कोई अपना बच्चा 1 महीने स्कूल नहीं भेजेगा, 2 महीने नहीं भेजेगा, 3 महीने नहीं भेजेगा, कब तक नहीं भेजेगा, कभी ना कभी तो उसे भेजना ही पड़ेगा। तो फिर वापस वो लोग भेजने लगे थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार तो मान नहीं रही थी। तो इसी वजह से जो असहयोग आंदोलन था वो धीमा पड़ गया। ये था शहरों की बात। ग्रामीण इलाकों में अगर हम विद्रोह देखें तो अलग अलग जगह पर हमें देखने को मिलता है असहयोग आंदोलन का। जैसे अवध में किसान आंदोलन, किसानों ने विद्रोह किया और इसके लिए बाबा रामचंद्र द्वारा नेतृत्व किया गया। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया, और इन्होंने नेतृत्व किया। पूर्व फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे। हो क्या रहा था बेसिकली कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फिजी इज अ कंट्री, आइलैंड कंट्री है, द्वीपीय देश है। वहां पर क्या कर रहे थे कि भारत से मजदूर लेकर के जाते थे, किसान लेकर के जाते थे और वहां पर रखते थे और उनसे खेती कराते थे। उनकी लैंड को हथिया लिया और उन्हें बेलैंड कर दिया, उनको भूमिहीन कर दिया और उनको वहां पर लेकर चले गए। ऐसे लोगों को कहते थे गिरमिटिया। अब इसके अगेंस्ट विरोध हुआ, उन किसानों ने मना कर दिया कि हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। दिस वॉज दी, ये था आपका अवध में किसानों का आंदोलन। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास में आदिवासी किसानों का विरोध भी आता है, गुरिल्ला आंदोलन भी होता है। देन साथ ही साथ 1928 में जो वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने बारदोली तालुका में भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, बारदोली सत्याग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट है, बारदोली सत्याग्रह पूछा जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं, अल्लूरी सीताराम राजू द्वारा आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किया गया। हर जगह पर हमें असहयोग देखने को मिलता है असहयोग आंदोलन के दौरान, चाहे वे ग्रामीण इलाके हों चाहे वे शहरी इलाके हों। बागानों में भी हमें स्वराज की मांग होती हुई दिखाई देने लगी। जो बागानों में, असम के जो चाय बागान होते हैं वहां पर भी मजदूर काम करते थे और उन्होंने कहा कि भाई हमें क्या चाहिए, स्वराज चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हम भी सहयोग नहीं करेंगे, हम भी काम नहीं करेंगे। उन्होंने भी सरकार को विरोध करना स्टार्ट किया। ठीक, अब इस तरीके से जब असहयोग बहुत तीव्र स्तर पर बढ़ गया तो ब्रिटिशर्स परेशान होने लगे। ब्रिटिशर्स क्या परेशान होने लगे कि भाई इस तरीके से अगर विद्रोह बढ़ता रहेगा, इनका सहयोग आता रहेगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दमन करना पड़ेगा। तो उन्होंने दमन करना शुरू किया, कई नीतियां ऐसी अपनाई जिससे कि ये लोग असहयोग को छोड़े और वापस से स्कूल में आ जाएं, कॉलेज में आ जाएं, हमारा कपड़ा इस्तेमाल करने लगे। इस तरीके की कई नीतियां उन्होंने अपनाई। इसके बाद ये आंदोलन किसी वजह से क्या ले लेते हैं, गांधी जी वापस ले लेते हैं
एक घटना होती है जो यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, चौरी चौरा कांड की घटना होती है। गांधी जी पूरी तरीके से विश्वास करते थे सत्याग्रह और अहिंसा में, लेकिन चौरी चौरा कांड में बेसिकली होता यह है कि जो सत्याग्रही थे, जो आंदोलन कर रहे थे या संयोग आंदोलन में जो प्रतिभागी थे, उन्होंने क्या किया, एक पुलिस चौकी फूंक दी। आपके ये यूपी के अंदर एक पुलिस चौकी जो थी उसको फूंक दिया, चौरी चौरा पुलिस चौकी थी उसको फूंक दिया। वहां पर ब्रिटिश की जो पुलिसमैन थे वो भी जल गए। इस घटना के बाद में फरवरी के आसपास गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, और उसके बाद थोड़े समय के बाद गांधी जी ने आराम किया, फिर से जनता को इकट्ठा किया, फिर से पूरा भारत भ्रमण किया, और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की वो शुरुआत करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। सविनय अवज्ञा, विनय के साथ में हम आपकी अवज्ञा करेंगे। सत्याग्रह था आग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, अब विनय के साथ हम आपकी अवज्ञा करेंगे, आपका हम डिसरिस्पेक्ट करेंगे। सो ये है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, तो अब हम देखते हैं सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा मतलब विनय के साथ अवज्ञा। तो अब आता है आपका, सबसे पहले यहाँ पर करते हैं, फरवरी 1922 की घटना मैंने आपको बता दी। अब स्वराज पार्टी का गठन करना था, गठन हुआ स्वराज पार्टी का, और स्वराज पार्टी का गठन होने के बाद में एक पार्टी बना दी, स्वराज पार्टी। पूरे विश्व में आर्थिक मंदी की स्थिति चल रही थी और उसका प्रभाव बहुत सारे सरकार की नीतियों पर हुआ। साइमन कमीशन का गठन किया गया। इसके बाद क्या होता है, ये सारी घटनाएं एक के बाद एक जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में चल रही हैं। साइमन कमीशन मतलब एक कमीशन बनाई गई, एक बोर्ड बनाया गया जिसके चेयरमैन थे साइमन। अब उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, तो ये बहुत ही अजीब बात थी कि कमीशन आपने भारतीयों के लिए बनाया और उसमें किसी भी भारतीय को मेंबर ही नहीं रखा। अब जब ये भारत आएगा ऐसा कमीशन, सारे लोग, इस कमीशन के सारे लोग जब भारत आएंगे तो भारत में इसका विरोध होगा और ब्रिटिश सरकार विरोध को शांत करने के लिए उपाय करेगी। पूरे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया है और उसके बाद आर्थिक मंदी छाई हुई है, गरीबी है, मंदी है, बिजनेस नहीं अच्छे चल रहे हैं। इन सब स्थितियों में साइमन कमीशन और आ जाता है, और साइमन कमीशन के अंदर कोई भी भारतीय नहीं है, तो भारतीय इस बात से बहुत दुखी होते हैं। 1928 में आता है साइमन कमीशन, भारत पहुंचता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, और नारा लगता है कि भाई साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। और 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का एक ऐसा ऐलान कर दिया जाता है, कहते हैं कि भारत को हमें डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा जो है वो दे दिया जाए। नेक्स्ट, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग। अब पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है कि भाई हमें डोमिनियन स्टेटस से कोई काम नहीं चलेगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि हम अपने फैसले खुद ना ले सकें, कुछ फैसले खुद ले सके, खुद कुछ ना ले सके, इनको हम बोलते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। कुछ फैसले हम ले, कुछ फैसले हमारे ब्रिटिशर्स ले, इसे कह रहे थे हम डोमिनियन स्टेटस। लेकिन भारत क्या चाह रहा था, पूर्ण स्वराज। भारत ने कहा भैया हमें तो क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। और दिसंबर 1929, अंडरलाइन करेंगे, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है और उसमें कहा जाता है कि भाई हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं, हमें हर डिसीजन खुद ही लेना है, जिसे हम पूर्ण स्वराज कह रहे हैं। और इसीलिए 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि ये स्वतंत्रता दिवस हमने मना दिया कि हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, हम किसी भी मसले में किसी के डिसीजन को नहीं मानेंगे, हम अपना निर्णय स्वयं लेंगे हर मामले में। और इसीलिए इस दिन हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। और 26 जनवरी 1930 को बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने एक शपथ ली, सारे लोगों ने एक शपथ ली और ये कहा कि आज से हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। लाहौर अधिवेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस तरीके से यहाँ तक की जो घटनाएं हैं वो हमने देखी। इससे आगे की घटनाएं जो भारत के राष्ट्रवाद में घटी उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।